क्या आप रेंट पे रहते हैं या फिर रेंट पे रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप एक प्रॉपर्टी ओनर हैं और अपने मकान को रेंट पे लगाने वाले हैं? दोनों ही कंडीशन के लिए आज का वीडियो सबसे बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे 12 ऐसे बेहतरीन पॉइंट जो आपको ना केवल रेंट के बारे में बेहतरीन टिप देगा, आपको समझने में हेल्प करेगा, पैसे बचाने में हेल्प करेगा, टैक्स बचाने में हेल्प करेगा, और सबसे बड़ी बात, इन सब पैसे को बचा के इस पैसे को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं कि रेंट अग्रीमेंट बनता कैसे है और उसका क्या ध्यान रखना जरूरी है। रेंट अग्रीमेंट बनाते समय आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में खास कर ध्यान रखें। अगर आप ओनर हैं तो ध्यान रखें कि कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके लिए जरूरी है, और अगर आप रेंट पे रहने वाले टेनेंट हैं तो ध्यान रखिए कि कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आप दे रहे हैं। सिटी टू सिटी वैरी करता है, बैंगलोर में ये थोड़ा ज्यादा है, मुंबई में, दिल्ली में थोड़ा कम है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट हर जगह पे होता है। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है कब आपको वापस मिलेगा, ये कितने दिनों में वापस मिलेगा, लास्ट के कितने महीने तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कितने दिनों में आप वापस देंगे, ये सारी चीजों का लेखा जोखा रखना जरूरी है और बहुत क्लियरली रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं भी मेंशन है तो भी क्लैरिटी तो होनी चाहिए बिटवीन द ओनर एंड द टेनेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पैसे मिलेंगे, मंथली जो रेंट आएगा वो एडवांस में जाएगा या मंथ एंड पे आएगा। अलग अलग सिटी में अलग अलग रूल है। कुछ जगह पे ये एडवांस चलता है, मतलब जिस महीने का रेंट होना है, मान लीजिए जनवरी महीने का रेंट देना है तो जनवरी के शुरू में देना पड़ता है। कुछ कुछ सिटी में ये बाद में चलता है, यानी कि रेंट पेमेंट बाद में होता है जब वो महीना खत्म हो जाता है, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में पे करते हैं लोग जनवरी महीने का रेंट। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके रेंट एग्रीमेंट में। नोटिस पीरियड कितने दिनों का होगा, नोटिस पीरियड के बारे में अगर कुछ ध्यान रखना है क्या, कि कितने दिन पहले खाली करने के लिए बताना जरूरी है, क्योंकि ये ओनर के लिए और टेनेंट के लिए दोनों के लिए जरूरी है। ओनर के लिए जरूरी होता है कि अगर उनका घर खाली रहेगा तो उनका पैसा कहाँ से आएगा, तो वो टाइमली किसी दूसरे नए टेनेंट को दे सके, और टेनेंट के लिए इसलिए जरूरी कि अगर वो टाइमली नहीं बताएंगे तो खाली कैसे करेंगे। खाली करने का टाइम उनको देख के रखना पड़ेगा, ताकि जहां कहीं भी नई जगह पे जा रहे हैं वहां भी सेम रूल उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो दरअसल में ये टेनेंट एंड ओनर दोनों के लिए जरूरी है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंट एग्रीमेंट का पीरियड। यूजुअली रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनता है, क्योंकि इसमें टैक्सेस कम लगते हैं, चार्जेस कम लगते हैं। अगर आप इससे ज्यादा लंबा भी बनवा सकते हैं, जैसे 5 ईयर्स का बनवा सकते हैं, 10 ईयर्स का बनवा सकते हैं, लीज बनता है 99 ईयर्स का, वो भी बन सकता है, लेकिन इन सब में चार्जेस प्रॉपर्टी के रेट के अकॉर्डिंग वैरी कर जाते हैं, इसलिए ज्यादातर मामलों में रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का बनता है। इसमें नॉमिनल चार्जेस देने होते हैं बोथ टेनेंट एंड ओनर को। पांचवा है वियर एंड टीयर का कॉस्ट। वियर एंड टीयर अगर होता है घर के अंदर तो उसका कॉस्ट कौन वेयर करेगा? क्या टेनेंट उसको ठीक करवा के देगा या ओनर उसके एडवांस में से काटेगा? क्या होगा, ये क्लैरिटी के साथ उसमें मेंशन होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कराएं। अगर आप ओनर हैं तो आपके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। अगर आप टेनेंट हैं तो भी आपके लिए जरूरी है पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि जब आप पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं ना तो अकेले आपका वेरिफिकेशन नहीं होता, आपके ओनर का भी होता है, और आपके ओनर का भी डिटेल उसमें चेक किया जाता है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक अकाउंट एंड ITR। आप अगर पैसे दे रहे हैं किसी को अकाउंट में तो कोशिश करें अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो। कैश भी दे सकते हैं, लेकिन कैश देने में क्या होगा, आपको उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, आपके पास ट्रांजैक्शंस डिटेल रहेंगे। इसको आप ITR में दिखा सकते हैं। ITR में दिखाने का बेनिफिट क्या है, दोनों को मिलता है, टेनेंट को भी बेनिफिट मिलता है, ओनर को भी मिलता है। ओनर को वो इनकम में दिखता है, और उस इनकम को आप कहाँ पे किस सोर्स के थ्रू कैसे दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और टेनेंट का बेनिफिट ये है कि जो आपका HRA आपको मिला होगा आपके जॉब में, उस HRA के अंतर्गत आप उसको कर सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। 8,999 रुपीज अगर मंथली तक के अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको कोई पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं होती है। अगर उसके ऊपर वाले रेंट पे रहते हैं तो आपको पैन कार्ड की डिटेल भी देनी होती है, इसका ध्यान रखना होगा। 8th नंबर पॉइंट है रेंट जो है ना आपकी प्रॉपर्टी का 4% के आसपास होना चाहिए फॉर बोथ ओनर एंड टेनेंट बोथ। अगर आप टेनेंट हैं, प्रॉपर्टी का रेट का अंदाजा लगा लीजिए, मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट कितना हुआ, तो उसका 4% कितना हुआ, 4 लाख। सालाना 4 लाख से कम में रह रहे हैं तो आप फायदे में हैं। अगर उससे ज्यादा में है तो रिव्यू कीजिए, उससे ज्यादा में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा उससे कम में। ठीक इसी तरीके से अगर आप ओनर हैं तो ओनर के लिए जरूरी है कि आप भी अगर कम में दे रहे हैं तो आप उसको बढ़ा के 4% के आसपास तक ला सकते हैं। ज्यादा ले रहे हैं तो फायदा लेते रहिए जब तक आपको टेनेंट देता रहे।
टेनेंट एंड ओनर के बीच का ये अग्रीमेंट का मामला है। कई बार ये कंफर्ट का मामला भी हो जाता है। कभी कभी लोग एक्स्ट्रा पैसा देके ज्यादा कंफर्ट में रहना चाहते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि केवल प्रॉपर्टी का रेट मकान के रेट पे नहीं लगता, मकान के अंदर लगाए गए सामान के ऊपर भी होता है। जैसे फर्निश्ड मकान में बहुत सारे सामान रहते हैं, टीवी है, फ्रिज है, सोफा है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग रेंट चेंज हो सकता है। देन है रेंट एग्रीमेंट में दिया जाने वाला पैसा। रेंट एग्रीमेंट जब आप करवाते हैं तो ज्यादातर मामलों में टेनेंट को ही पूरा पैसा देना पड़ता है। तो ये देख लीजिए कि अकेले टेनेंट ही दे रहा है या टेनेंट एंड ओनर दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में पैसा। ये ऑफकोर्स आपके बीच का एग्रीमेंट का मामला होगा, लेकिन इसकी अवेयरनेस होनी जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो आप फालतू में कोई एक पक्ष को ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है, दूसरे पक्ष बिना पैसा दिए हुए काम चला लेगा। 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टैक्सेशन के बारे में। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप जब जॉब में हैं, आईटीआर तो लास्ट में है, जब ईयर खत्म हो जाएगा तब फाइल करेंगे। जब आप जॉब में हैं, शुरू में अप्रैल महीने में जब आप डिक्लेरेशन करते हैं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहां भी HRA में डिक्लेयर करके रखिए कि आप रेंट पे रहते हैं और रेंट में कितना पैसा आप ऑलरेडी देते हैं। एक खास बात बताऊं, अगर आप रेंट पे नहीं भी रहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप मम्मी पापा के मकान में रहते हैं एग्जाम्पल, और अगर आपके फादर आपसे रेंट लेते हैं तो वो भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में फादर किसी भी बेटे से नहीं लेते हैं रेंट, लेकिन अगर आपका कंडीशन ऐसा है जहां पे आपके फादर आपसे रेंट लेते हैं तो आप शोकेस कर सकते हैं कि आप एक ऐसे मकान में रहते हैं जहां पे आप रेंट पे कर रहे हैं, और उसको आप अपने HRA में डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां पे आपको टैक्स में रिबेट आपको मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको फादर को उसकी कितनी इनकम हो रही है। अगर आपके फादर की इनकम उससे बढ़ रही है तो उनको अपनी आईटीआर में फाइल करनी पड़ेगी, दोनों जगह आईटीआर लगेगा, लेकिन ये आपको तय करना है कि किस प्रकार से इसका बेनिफिट उठाना है। 11th नंबर बेनिफिट, जब आप पेमेंट कर रहे हैं ना रेंट का, तो ओनर अगर मर्चेंट के रूप में पेमेंट लेना शुरू करें तो इसका बेनिफिट मिल सकता है दोनों। मर्चेंट के रूप में बेनिफिट लेने से टेनेंट को क्या बेनिफिट होगा, आपको डिस्काउंटेड रेट मिलेगा या फिर कुछ ऑफर आएंगे आपको कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रेंट पेमेंट करने के लिए तो आपको ऑफर मिल जाएगा किसी कंपनी का। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 12th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जिस किसी घर में भी रहते हैं, चाहे वो पेरेंट के घर में रहें, चाहे एक्चुअल में किसी ओनर के घर में रहें, एज अ टेनेंट आप जब रहते हैं ना, तो पैसे का लेखा जोखा पेपर के ऊपर रखें। पेपर के ऊपर मतलब एक रसीद आती है जिसमें रेंट रिसीट लिया जा सकता है, जिसमें स्टाम्प लगता है, 1 रुपये का एक स्टाम्प लगता है, रजिस्ट्री स्टाम्प जिसको बोलते हैं, वो लगा के साइन ऑफ करके रखें। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साल के अंत में अपने ऑफिस में सबमिट करने के लिए वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने रेंट पेमेंट किया है। तो इससे अगर आप रिसीट रखते हैं अपने पास, तो साल के अंत में आपको दाराभागी नहीं करनी पड़ेगी, ओनर के पास पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि मुझे रिसीट दे दीजिए, रिसीट दे दीजिए। हर क्वार्टर में, हर मंथ में, जैसे भी आप पेमेंट करते हैं, आप कम से कम एक रिसीट बना के रखिए, क्योंकि ये बेनिफिट आपको करने वाला है ईयर एंड में। उम्मीद करता हूँ ये रेंट का ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा अपने रेंट को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, अपने रेंट एग्रीमेंट को बनाने के लिए एज अ ओनर एंड एज अ टेनेंट। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।